हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले एनडीए के कंप्लीट 3D को। बच्चों प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए। मैं इस एकमात्र वीडियो से आपके पूरे कॉन्सेप्ट 3D के समझा दूंगा और इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप पिछले 10-20 साल के पेपर उठाकर देख लेना, लगभग 90 से 95% क्वेश्चन आपसे अपने आप से हो जाएंगे। देखिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला केस ये हो सकता है कि 2 पॉइंट आपको दे रखा हो और डायरेक्शन रेशियो निकालने को बोले हमें इस लाइन का। जब 2 पॉइंट दे रखा हो तो हम डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन रेशियो हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। अगर इसे मैं a बोल दूं, इसे अगर b बोल दूं और इसे बोल दूं c, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालिएगा? a अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमा b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमा c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आप यहाँ से डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। अब केस 2 है बच्चों, जिसमें आपको एज सच एक वेक्टर दे रखा होगा और इसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा सिंपली आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट होगा वही डायरेक्शन रेशियो होगा, यानी a कॉमा बी कॉमा सी, ये डायरेक्शन रेशियो होगा। और डायरेक्शन कोसाइन पहले की तरह निकाल लेंगे, a अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b अपॉन में सेम चीज, c अपॉन में सेम। आप इस तरह से क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, जब आपको एक एज सच एक वेक्टर दे रखा हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? 1 0 0 याद रखिएगा, और वाई एक्सिस होता है 0 1 1 0 1 0। ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो है और जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो 0 0 1 होता है। याद कर रखना अच्छे से, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर आपको कोई लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा दे रखा हो, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन आपको याद रखना क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा, ये इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। और डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन भी याद रखना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये किसके इक्वल होता है? 1 के। और बच्चों इसी को अगर हम साइन में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। एक 1 से 1 कट जाएगा, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये 2 के इक्वल होता है। साइन वाला 2 के इक्वल होता है और कॉस वाला किसके इक्वल होता है बच्चों? 1 के इक्वल। आपको ये याद रखना है। और एक और बात याद रखना बच्चों, अगर हमें बोल दिए ओ ए वेक्टर निकालो, तो ओ ए वेक्टर कैसे निकालोगे? आपको लिखना r, इसका मैग्नीट्यूड, फिर x के साथ है तो कॉस अल्फा आई कैप प्लस r कॉस बीटा जे कैप प्लस r कॉस गामा के कैप। ये अल्फा बीटा गामा क्या है? एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ उस लाइन का एंगल। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, अगर हमारे पास 2 लाइन दे रखा हो और दोनों का डायरेक्शन रेशियो पता हो और बोले अगर ये दोनों लाइन L1 अगर L2 के पैरेलल है तो क्या होगा? A1 अपॉन A2 किसके इक्वल हो जाएगा? B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। और अगर दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, तो क्या हो जाएगा? A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस C1 C2, इसका सम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही सिंपल। 2 पॉइंट दे रखा होता है तो डिस्टेंस निकालने का क्या फार्मूला होता है? 3D में सिंपल है, जैसा 2D में था, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस
Z1 माइनस Z2 करो या Z2 माइनस Z1 करो, एक ही बात है। ये डिस्टेंस फार्मूला है। और सेक्शन फार्मूला क्या होता था बच्चों, बिल्कुल 2D जैसा, 9th 10th 11th सब में पढ़ा हमने। ये एक्स कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना हो, ये R है जो लाइन AB को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो R का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बच्चों, x निकालने के लिए m को मल्टीप्लाई करेंगे इधर और n को करेंगे इधर, यानी m मल्टीप्लाई होगा x2 से, यानी mx2 प्लस n मल्टीप्लाई होगा इधर, यानी कि nx1 अपॉन में m प्लस n, ये x निकल जाएगा। उसी तरह से y निकल जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n। उसी तरह से z निकल जाएगा mz2 प्लस में nz1 अपॉन में m प्लस n। याद रहे बच्चों, ये कब हुआ, जब वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। फॉर इंटरनली, ये है इंटरनली के लिए। और अगर एक्सटर्नली डिवाइड करे, फॉर एक्सटर्नली, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो जहाँ जहाँ पर बच्चों प्लस है वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, याद रखिएगा। अब देखो बच्चों, अगर हमें कोई जनरल पॉइंट निकालना हो एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जनरल पॉइंट होगा x0 0, y एक्सिस पे जनरल पॉइंट होगा 0 y 0, z एक्सिस पे जनरल पॉइंट होगा 0 0 z। और एक्स वाई में कोई पॉइंट होगा, एक्स वाई प्लेन में तो एक्स वाई 0, एक्स जेड प्लेन में कोई पॉइंट होगा तो ये होगा x 0 z, और वाई जेड प्लेन में कोई पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 y z। और बच्चों एक छोटी सी बात और याद रखना, क्योंकि 2 बार आपका क्वेश्चन आ चुका है कि 3D में ये जो पार्ट है, तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कितने पार्ट में क्वाड्रेंट में बटा होता है, तो आपको बताना है। इसमें क्वाड्रेंट नहीं होता, इसमें 8 ऑक्टेंट होते हैं, 1 2 3 4, 4 आगे, 4 ऊपर और 4 नीचे, इसमें 8 ऑक्टेंट होते हैं। देखिए 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। जैसे 2D में कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो 3D में 8 ऑक्टेंट होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो बस ये आपको याद रखना है कि 3D में कितने ऑक्टेंट होते हैं, 8 ऑक्टेंट होते हैं। ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, यानी 3D में लाइन का इक्वेशन क्या होता है। होते हैं कई सारे इक्वेशन बच्चों, लेकिन एक ही फॉर्म आपको याद रखना। इसी फॉर्म में आपको मैं सारे क्वेश्चन कराने का तरीका बता दूंगा। आपको एक लाइन दिया होगा, उस पर एक पॉइंट आपको दे रखा होगा और उसके पैरेलल में एक वेक्टर दे रखा होगा। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो होगा बच्चों r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर। याद रखना, ये लाइन का वेक्टर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, लाइन का वेक्टर फॉर्म है। r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। यहाँ पे r वेक्टर क्या है, जनरल पॉइंट, यानी कि x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। और a वेक्टर जो है जिससे वो पास हो रहा है वो वाला पॉइंट वेक्टर है, यानी कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये आपको दे रखा पॉइंट वाला वेक्टर। और ये जो b वेक्टर दे रखा आपको, ये जो पैरेलल वेक्टर ये दे रखा आपके पास b वेक्टर, यानी a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। और अगर हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। ये लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है, याद रखिएगा। ये वेक्टर फॉर्म और ये कार्टेशियन फॉर्म। इसमें आपको क्या ध्यान देना है, कार्टेशियन फॉर्म में ऊपर x1 y1 z1 ये पॉइंट हो गया और नीचे क्या हो गया, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक लाइन है x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन में माइनस 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन में 1। तो इस लाइन का जो पॉइंट होगा जिससे ये पास हो रहा है वो पॉइंट हो जाएगा 2, 3, -4। और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा DRS होगा, डायरेक्शन रेशियो वो क्या होगा 1, -2, 1। याद रहे। और अगर वेक्टर फॉर्म में कोई लाइन दे रखा हो, जैसे लाइन अगर इस फॉर्म में दे रखा हो r वेक्टर इज इक्वल टू
2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा टाइम i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और आपको इसे कन्वर्ट करने के बोल दे कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप यहाँ से लेना पॉइंट हो जाएगा 2, 2, -1, यानी इसका पॉइंट हो जाएगा 2, 2, -1। और डायरेक्शन वाला जो वेक्टर हो जाएगा ये वाला डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन अगर निकाला, डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहे अगर हम उस लाइन का, तो क्या आ जाएगा 1, 1, 1। तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए x माइनस 2 अपॉन में डायरेक्शन 1, y माइनस 2 अपॉन में डायरेक्शन यहाँ भी 1, और z माइनस प्लस 1 अपॉन में ये आ जाएगा स्केलर फॉर्म यानी कि कार्टेशियन। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन टू लाइन। तो 3D में दो लाइन आपको दे रखा हो, उसके बीच में अगर एंगल निकालना हो तो देखो बच्चों दो लाइन के बीच में एंगल निकालना मतलब उसके डायरेक्शन के बीच में एंगल निकालना, क्योंकि ए वेक्टर तो पॉइंट को बता रहा है, डायरेक्शन कौन बताता B1 और B2 था। दो लाइन के बीच में एंगल निकालना मतलब B1 और B2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना, और दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला वेक्टर में ही पढ़ा दिया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो इस केस में ए वेक्टर हो जाएगा हमारा B1 वेक्टर, बी वेक्टर हो जाएगा हमारा B2 वेक्टर अपॉन में B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड। यहाँ से आसानी से दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा। बट अगर लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो तो ये वाला हो जाएगा आपका B1 वेक्टर, यानी B1 वेक्टर हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, और B2 वेक्टर हो जाएगा नीचे वाला यानी कि माइनस 3i कैप माइनस j कैप प्लस में 3k कैप। आसानी से आप फिर एंगल निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। किसी लाइन पर किसी पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने एनडीए कहाँ पे तो उसको समझाने के लिए मैंने एनडीए 2020 का एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें बोला गया था व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू द लाइन दिस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाता है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस। तो हमारा मकसद क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। तो बच्चों देखो जो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा आप उसको के इक्वल कर देना, तो उससे आपको एक्स वाई जेड का जनरल पॉइंट आ जाएगा। तो एक्स का पॉइंट आ जाएगा आपको के, y का पॉइंट मिल जाएगा 0 और z का पॉइंट मिल जाएगा 0। ये इसके इक्वल करेंगे, इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो आपका जो जनरल पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा k, 0, 0। अब फिर आप क्या करना, pn का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना। जब आपको दो पॉइंट दे रखा होगा तो मैंने स्टार्टिंग में ही डायरेक्शन रेशियो निकालना सिखाया है। इसको इसमें से माइनस करो k -2, इसमें से इसको माइनस करो -3, इसको इसमें से माइनस करो -4। ये pn का डायरेक्शन रेशियो आ गया। और लाइन का डायरेक्शन रेशियो नीचे लिखा होता है 1, 0, 0। और आपको साफ साफ दिख रहा है pn और लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, pn परपेंडिकुलर टू लाइन। तो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन मैंने बताया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल होता है, 0 के। कर दीजिए pn का डायरेक्शन रेशियो ये है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। k -2 को 1 से करिए तो ये हो जाएगा k -2, बाकी टर्म तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई 2। तो n पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 डाल दीजिए तो n पॉइंट मिल गया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा pn का √, इसमें से इसको माइनस करो 0, इसमें से इसको माइनस करो 3 का स्क्वायर 9। डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो जाएगा 16 यानी √25, 5 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। अब नेक्स्ट है बच्चों प्लेन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है बच्चों, प्लेन अकेले कभी नहीं आता, प्लेन जब भी आएगा अपने साथ एक क्या लेके आएगा, नॉर्मल लेकर आएगा। और जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस में d इज इक्वल टू 0। और ये जो x y z का कोफिशिएंट होता है इसके नॉर्मल का क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। यानी कि नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाता है, ai कैप प्लस bj कैप प्लस में ck कैप। यानी कि x y z का कोफिशिएंट ही क्या होता है, उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो।
अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों एंगल बिटवीन टू प्लेन। दो प्लेन के बीच में एंगल निकालने का मतलब होता है उसके नॉर्मल के बीच में एंगल, क्योंकि दो प्लेन जो भी एंगल बनाएगा वही एंगल क्या बनाएगा, नॉर्मल ही बनाएगा। जैसे दो प्लेन है, दो प्लेन अगर पैरेलल है तो उसका नॉर्मल भी क्या होगा, पैरेलल। दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो उसका नॉर्मल भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। दो प्लेन जो एंगल बनाएगा वही उसका नॉर्मल भी एंगल बनाएगा। तो दो प्लेन के बीच में एंगल मतलब उसके नॉर्मल के बीच का एंगल। और दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए और बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हमारा एक वेक्टर कौन हो जाएगा, n1 वेक्टर, दूसरा वेक्टर हो जाएगा n2 वेक्टर अपॉन में n1 का मैग्नीट्यूड इनटू में n2 का मैग्नीट्यूड। यहाँ से आप दो प्लेन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। और अगर दो प्लेन, ये दो प्लेन है अगर पैरेलल हो, P1 प्लेन अगर P2 के पैरेलल होगा तो ये उसका नॉर्मल भी पैरेलल होगा, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। और अगर दोनों प्लेन क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। अगर कोई प्लेन तीनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा होगा, एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा हो, वाई एक्सिस को बी पे और जेड एक्सिस को सी पे कट कर रहा हो, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ए बी सी क्या है, एक्स पर इंटरसेप्ट, वाई पे इंटरसेप्ट और जेड पे इंटरसेप्ट। और अगर कोई प्लेन सिर्फ एक्स को ही कट कर रहा है, एक्स को ही ए पे कट कर रहा है, वाई और जेड प्लेन के क्या है, पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए। और अगर कोई प्लेन सिर्फ जेड एक्सिस को कट कर रहा है और एक्स वाई के क्या है, पैरेलल है, एक्स वाई प्लेन के क्या है, पैरेलल है, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, z अपॉन में c इज इक्वल टू 1, यानी कि z इज इक्वल टू c। अगर कोई प्लेन सिर्फ y एक्सिस को ही कट कर रहा है, एक्स जेड के क्या है, पैरेलल है, उसके ऊपर है, सिर्फ y को कट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y अपॉन b इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू b। याद रखिएगा। देखिए अब देखिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। किसी पॉइंट x1 y1 z1 का किसी प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर दिया जाता है, x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1 डाल दिया जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 अब प्लस d और अपॉन में अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर मोड लगा देते हैं। तो ये डिस्टेंस आ जाता है किसी पॉइंट का किसी प्लेन से। तो देखो बच्चों नेक्स्ट देखो बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन विथ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोई प्लेन का इक्वेशन जब वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, x माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1 का डिटर्मिनेंट लेके क्या करना है, आपको 0 के इक्वल कर देना। आपको उस प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है। देखिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। ये हो जाएगा आपका, ये चीज़ सेम ही होगा, नहीं होगा तो आप कॉमन लेके सेम बना लेंगे। तो ये आ जाएगा d1 माइनस d2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिंपल। जैसे देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ प्लेन, यानी प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन P1 P2। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास होगा उसको बोलते हैं हम फैमिली ऑफ प्लेन। और उसका इक्वेशन बहुत ही आसान होता है, P1 प्लस में लैम्डा टाइम P2 इज इक्वल टू 0। इसका एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ फैमिली ऑफ प्लेन के आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं।
अब बच्चों लास्ट टॉपिक देखिए हमारे पास क्या है, स्फेयर। स्फेयर का सेंटर है ए बी सी और रेडियस आर है। तो इसका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो आप इसका सेंटर बता सकते हो कितना आ जाएगा, -2, 3 और -1, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, √25 यानी कि 5 हो जाएगा। बट आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस में d इज इक्वल टू 0। और जब ये जनरल फॉर्म में स्फेयर का इक्वेशन दे रखा हो तो सेंटर क्या आ जाएगा, आपको याद रखना, -u माइनस v माइनस w, ये सेंटर होगा। और रेडियस कैसे निकालेंगे, √u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, ये आपका रेडियस आ जाएगा। यहाँ से सेंटर, यहाँ से रेडियस। अभी 2-3